हेलो बच्चों, हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया मजा आ रहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूं हमेशा की तरह। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ और वर्क पावर एनर्जी से स्टार्ट करेंगे बेटा। ऑल्दो पावर मैंने इंक्लूड तो नहीं किया है, तो मुझे वर्क एंड एनर्जी बोलना चाहिए, राइट। तो वर्क एनर्जी का आज का अपना है लेक्चर और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब मैंने रखा है आज के डेट में। आज तुम वर्क पावर एनर्जी में एक ऐसे लेवल को देखोगे जहां तुम्हें रियल में फील आएगा, भाई साहब ऐसा भी होगा, यस तुम्हें फील आएगा। तो ये रहा, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पॉज कीजिए और आंसर कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन को तब तक। चलिए बहुत ही बढ़िया, मैं साइड हो चुका हूं, पॉज करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तब तक। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है, मेरे को मत देख बे, क्वेश्चन सॉल्व कर बेटा। चलिए, बोल रहा है बेटा, इन सोन फिगर, ये रहा फिगर, एक कार दिख रहा है, इसका एक्सेलरेशन ए दिख रहा है मेरे को, और एक स्ट्रिंग से एल और एक मास दिख रहा है, ठीक है। द ट्रॉली स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, ट्रॉली क्या हुआ, एक्सेलरेट कर गया ए से बेटा, ट्रॉली एक्सेलरेट हो गया ए से विद एक्सेलरेशन ए, बहुत ही बढ़िया। द मैक्सिमम एंगल डिफ्लेक्टेड बाय थ्रेड फ्रॉम वर्टिकल विल बी। तो जैसे ही आप ऐसे कार को स्टार्ट करते हो टगाक, तो कार वार में तुम लोग लगा रखे हो, कुछ लोग भगवान का फोटो लगा देते हैं, कुछ लोग कुछ टार्जन ये वो जो मन करे वो लटका देते हैं अपने कार में, वैसे ही कुछ है ये, है ना। कुछ लोग पेंडुलम भी रख देते हैं, है ना। तो जैसे ही तुम कार को एकदम से स्टार्ट किए तो ये क्या हुआ, टक ऐसे हुआ, बोलो हाँ है ना। तो क्वेश्चन वालों ने पूछा कि मैक्सिमम एंगल डिफ्लेक्टेड बाय थ्रेड फ्रॉम वर्टिकल विल बी। जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन तुमने कितनी बार देखा हुआ है, सब जगह देखा हुआ है, फटाफट आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ बेटा। तो कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है, जल्दी से बताइए, पॉज करके फटाफट बताइए कि कितने लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन निकाल लिया है इस क्वेश्चन का। आप लोगों को आता है बेटा, आप लोगों को कैसे आता है जरा देखिए। मान लिया ये जो कार है सर, चलिए देखिएगा ये जो कार है सर, बहुत ही बढ़िया बात है। कार में एक्सेलरेशन ए है, हाँ एक्सेलरेशन ए से मैंने आगे ले गया, ओके। तो ये जो पेंडुलम इसके अंदर है, बहुत बढ़िया बात है। जैसे ही कार को किया टगाक, तो ये हो गया फटाक, तो ये कुछ एंगल बना दिया सर, हाँ। मान लो ये एंगल बनाया थीटा, है ना। कहां पे ये एंगल एकदम से ऐसे किया तो ये ऐसे किया, मतलब यहां पे ये एक ऐसा एंगल है जो इक्विलिब्रियम वाला एंगल है। ये थीटा कौन सा एंगल है, इक्विलिब्रियम वाला, ध्यान से सुनना। ये थीटा कौन सा एंगल है, इक्विलिब्रियम वाला, ओके सर। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, हाँ सर। तो यहां पे क्या होगा, एक mg नीचे लगेगा, हाँ सर बहुत बढ़िया बात है। एक टेंशन T इधर लगेगा, बहुत सुंदर बात है। और तुम इसी के फ्रेम में चले जाओ। जब तुम इसी के फ्रेम में चले गए तो तुम देखोगे कि ये थीटा एंगल पे इक्विलिब्रियम पे है। तो इसी के फ्रेम में चल गए तो ये कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है सर। ये कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है सर। तो इस फ्रेम में अगर तुम चले गए हो बेटा, तो तुम इसके ऊपर इसका मास, ओके, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, हाँ m इंटू ए, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे m इंटू ए, एंड जो इसके ऊपर है वो ma को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसके डायरेक्शन के अपोजिट में लगा दोगे, है ना। स्यूडो फोर्स यही होता है, हाँ। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट में लगाते हैं, मास बॉडी का लेते हैं, एक्सेलरेशन फ्रेम का लेते हैं, ma लगा दिया। तो ये जो बॉब है इसका मैं FBD बना देता हूं, ठीक, बॉब का FBD बना देता हूं। ये रहा मेरा बॉब, ओके बेटा। ये रहा सर नीचे mg, बहुत सुंदर बात है बेटा, ओके। ये रहा ऊपर में टेंशन सर, बहुत सुंदर बात है बेटा। टेंशन, यहां पे टेंशन है और ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाया बेटा, ध्यान देना। तो यहां पे भी ये वाला एंगल थीटा होगा, हाँ। तो टेंशन का 2 कंपोनेंट होगा, T cos थीटा और एक होगा T sin थीटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। एक सूडो फोर्स लगेगा ma, मैंने लगा दिया ma, बहुत बढ़िया बात है।
ये एंगल कौन सा है? इक्विलिब्रियम का एंगल है। कौन सा एंगल है बेटा? इक्विलिब्रियम का एंगल है। अगर ये इक्विलिब्रियम का एंगल है तो सारा फोर्स बराबर होगा सर। तो आप क्या लिखोगे बेटा? ये t sin थीटा ma को बैलेंस करेगा। t sin थीटा इज इक्वल टू ma इक्वेशन 1 और t cos थीटा इज इक्वल टू mg। t cos थीटा इज इक्वल टू mg इक्वेशन 2। जब आपने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बहुत बढ़िया बात है सर। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू mg बाय ma, mg बाय ma, बहुत बढ़िया बात है। तो ये हो चुका है खुपाच खुपाच। क्या हो चुका है? खुपाच खुपाच। जरा देखना, एम साइन थीटा बाय कॉस थीटा, a बाय जी लिखूंगा यार, g बाय a नहीं लिखूंगा। कितना लिखूंगा? a बाय जी। ये गलत लिख दिया बेटा, चलो जल्दी से लिखो ma बाय mg। ओके सर, ये हो गया खुपाच खुपाच a बाय जी। यानी कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो चुका है? tan थीटा इज इक्वल टू a बाय जी, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाय जी। कितने बच्चों ने ये आंसर निकाल दिया था? थीटा इज इक्वल टू a बाय जी, वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल एट इक्विलिब्रियम। और आंसर क्या आ चुका है? tan इनवर्स ऑफ a बाय जी। कितने लोगों ने ये सही किया? फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। यस सर, हमने कर दिया था ये वाला चीज। और अगर ऐसा तुमने बोला तो ये है गलत आंसर। हाँ सर, इतनी देर से समझा क्यों रहा था? बताऊंगा बेटा क्यों समझा रहा था। तुम्हें इस चीज का फिजिक्स समझाने के लिए समझा रहा था कि क्या डिफरेंस होता है फिजिक्स के एक सिंगल सा लाइन में। यहां पे अगर मैं लिखता इक्विलिब्रियम, राइट, मैं बोलता द एंगल डिफ्लेक्टेड बाय थ्रेड फ्रॉम वर्टिकल एट इक्विलिब्रियम, तो उसका आंसर था बेटा ये tan इनवर्स ऑफ a बाय जी। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं शुरुआत से, जब से मैंने सॉल्यूशन शुरू किया, मैंने बोला मान लिया कि थीटा एंगल इक्विलिब्रियम पे है, तो ये फोर्स इधर की तरफ स्यूडो लगा, टेंशन लगा, ये लगा, और इन तीनों का एक कंपोनेंट ब्रेक करके मैंने निकाल लिया क्वेश्चन। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया बात है, आपने बहुत ही बढ़िया बात बताया। तो इक्विलिब्रियम पे इक्वेशंस आ गया tan इनवर्स ऑफ a बाय जी। लेकिन क्या मैंने इक्विलिब्रियम का एंगल पूछा है? क्या मैंने इक्विलिब्रियम का एंगल पूछा है? नो सर, रीड द क्वेश्चन बेटा। द मैक्सिमम एंगल डिफ्लेक्टेड। अच्छा, तो ये मैक्सिमम सारा खेल खेल रहा है क्या? बिल्कुल, यहां पे खेल ये खेल रहा है बेटा, मैक्सिमम एंगल। तो ये जिसका आंसर आ चुका है वो गलत आंसर था। और आप बताइए कि मैक्सिमम डिफ्लेक्टेड एंगल कैसे निकलेगा। इसका फिजिकल ट्रीटमेंट कीजिए और एनालिसिस कीजिए। ऑल्दो ये मैंने एक नया चीज तुम्हें सिखाया कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे एंगल tan इनवर्स a बाय जी होता है। तो पॉज करके मुझे लॉजिक दीजिए, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ कि कौन सा लॉजिक से अब ये मैक्सिमम एंगल बनेगा। मुझे लॉजिक और रीजन बताओ, फटाफट बताओ बेटा। और फिर जब मैं बताता हूं तो बताना, कमेंट करके बिल्कुल बताना कि ये क्वेश्चन का क्या तुम्हें मजा आया। चलिए, तो सर आपका था मैक्सिमम एंगल निकालना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला एंगल विद वर्टिकल, ये निकालना है सर। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा बेटा। ये रहा आपका पेंडुलम, ये रहा आपका कार्ट ए से एक्सेलरेट करने के लिए तैयार है, बहुत बढ़िया। कार्ट के अंदर सर एक पेंडुलम है, बहुत बढ़िया, जिसका की लेंथ L है सर। ओके, जरा फिजिक्स सोचना बेटा, जरा फिजिक्स सोचना। जैसे ही तुम कार्ट को चलाए, तुरंत से ये स्यूडो फोर्स पीछे लग गया, तुरंत से ये स्यूडो फोर्स इसके ऊपर पीछे लगा। जैसे ही ये स्यूडो फोर्स पीछे लगा होगा, यहां पे जरा फील करो तो, जैसे ही ये स्यूडो फोर्स पीछे लगा होगा इसके ऊपर, तो ये फोर्स एक तरीके का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया होगा इस डायरेक्शन में इसके पास। यस, मानते हो? हाँ सर, क्योंकि अभी हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन ये कार के चलते ये ब्लॉक इधर इसलिए गया क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा मतलब एक्सेलरेशन लगा। यदि एक्सेलरेशन लगा पीछे, तो क्या उसका वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा? यस सर।
क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो बॉब है उसके ऊपर इस ma नाम के एक्सेलरेशन के चलते इसका वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गया, इसका वेलोसिटी बढ़ता गया और जैसे ही ये थोड़ा सा ही एंगल बनाया टेंशन का एक कंपोनेंट भी आ गया। हाँ सर, अब ये ma और ये टेंशन का ये वाला कंपोनेंट से एक्सेलरेशन का नेट मैग्नीट्यूड घट गया, एक्सेलरेशन का नेट मैग्नीट्यूड घटा, लेकिन अभी भी इसके ऊपर एक्सेलरेशन इधर ही है ना, क्योंकि ma इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आया है। मतलब इस पॉइंट से पहले जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट में इस बॉब के ऊपर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इसीलिए इस बॉब का वेलोसिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा। बोलो हाँ है ना, क्योंकि ये है इक्विलिब्रियम वाला एंगल, ये tan इनवर्स ऑफ a/g। यहां तक इक्विलिब्रियम आया मतलब सारे फोर्सेस बराबर हो गए, अब कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन इस पॉइंट से पहले वाले पॉइंट तक ये बॉब एक्सेलरेट हुआ है, मतलब ये बॉब कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, ये बॉब कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा और यहां पे फोर्स 0 हुआ है, लेकिन इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इस इंस्टेंट पे कुछ वेलोसिटी है, तो ये यहां पे रुकेगा नहीं बेटा, ये यहां से और पीछे चला जाएगा। सर बोलो हाँ या ना? यस सर, यानी कि दिस इज नॉट द मैक्सिमम एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल। यस, बिकॉज इस इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब कभी भी वेलोसिटी 0 नहीं होता है। इस पॉइंट में ये एक्सेलरेट होकर कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका है, तो यहां पे ये रुकेगा नहीं है और ऊपर जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इसको आ चुका है तब तक। तो यहां पे मैक्सिमम एंगल का जब एनालिसिस करोगे तो ये वाला बॉब एकदम से यहां तक आया इक्विलिब्रियम तक, मान लो ये इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर दिया मैंने तुम्हें समझाने के लिए, और यहां पे कुछ वेलोसिटी है, लेकिन तब तक ये टेंशन और ज्यादा बढ़ गया, तो ये साइन थीटा का कंपोनेंट इधर आने लगा, तो वो ma से ज्यादा हो गया। मतलब अब इस पॉइंट के बाद टेंशन का कंपोनेंट ज्यादा है, तो वो इस वेलोसिटी को घटाएगा, रिटार्ड करेगा, तो भी ये थोड़ा और ऊपर जाएगा और यहां आके ये रिटार्डेशन के चलते ये वाला जो बॉब है वो रुक जाएगा। तो जब ये बॉब पूरा रुक चुका है, वो एंगल लेट इट बी मैंने मान लिया है अल्फा है। क्या है? अल्फा। यानी कि ये अल्फा जो है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल है, ये अल्फा जो है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल है, और ये जो थीटा था इस पॉइंट पे कहीं पे, वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल नहीं है सर, वो थीटा इक्विलिब्रियम का एंगल है, और ये अल्फा अब कुछ और गया, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो चुका है, क्योंकि अब अगर वेलोसिटी 0 नहीं होता तो थोड़ा और ऊपर जाता। वेलोसिटी 0 हुआ मतलब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। क्या इस क्वेश्चन का फिजिक्स पूरा समझ में तुम्हें आ चुका है? तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो बोलो हाँ। बताओ कैसा फिजिकल एनालिसिस समझ में आया, मस्त मजा आया या नहीं आया, ये बता दे बेटा जल्दी, फटाफट कमेंट करके फटाफट बताना बेटा। तो अच्छा, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था ma, हाँ वो फोर्स अब भी लग रहा है क्या? यस, एक फोर्स ma लग रहा है इधर, ये सूडो फोर्स। यहां पे टेंशन अभी भी लग रहा था, अभी भी लग रहा है, ठीक है, ओके। और इस पॉइंट का जब तुम एनालिसिस करो तो एक mg अभी भी लग रहा है और ये mg तब भी लग रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? नो सर। यहां पे पार्टिकल शुरुआत किया था ये बॉब चलना, तो वेलोसिटी कितना? 0, और यहां पे जब ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल पे होगा, जब ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल पे होगा तब भी वेलोसिटी 0, तभी मैक्सिमम है, अदरवाइज थोड़ा और ऊपर जाएगा। यस सर, अब हमें समझ में आया। तो अब इस फोटो में देखो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन कौन से फोर्स लगे हैं सर? एक टेंशन, एक mg और एक ma, 3 फोर्स लगा है सर। जरा देखो, क्या यहां पे वेलोसिटी कितना है? 0। यहां पे कितना? 0। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं लगाता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं क्या लगाता हूं? वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा।
क्या लगाता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आता है आप लोगों को, बिल्कुल आता है आप लोगों को बेटा। वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई। डेल्टा के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी जीरो तो जीरो, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुरुआत किया वेलोसिटी जीरो तो जीरो, मतलब जीरो। यस सर। कौन कौन से फोर्सेस इसमें लग रहे हैं जरा ये बताना बेटा। सर टेंशन एक वर्क डन होगा, प्लस mg का भी वर्क डन होगा, प्लस ये स्यूडो फोर्स भी है ma, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स होगा। यस, और ये तीनों का सम किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। मान लिया इक्वेशन 1 है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही समझ में आया। अब तीनों का वर्क एक एक करके निकालेंगे और आंसर की प्राप्ति। यस सर, अब तीनों का वर्क एक एक करके निकालेंगे और आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। जरा देखना, जरा देखना, वर्क डन बाय द टेंशन कितना। देखो ये रहा तुम्हारा बॉब, ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है, ये बॉब चलता हुआ आया यहां तक बेटे, यहां तक, ऐसा ही तो कुछ हुआ। मैक्सिमम एंगल ये है थीटा अल्फा, हाँ, ये एल लेंथ का स्ट्रिंग है सर, तो ये भी क्या हो जाएगा, एल लेंथ का स्ट्रिंग हो जाएगा। जरा देखना, एक एक चीज देखना बेटा, अब एक एक चीज देखना बेटा। अब यहां पे सर लग रहा है mg, और यहां पे बॉब में लग रहा है सर इधर की तरफ एक ma, और अभी भी लग रहा है सर ma, और अभी भी लग रहा है सर mg। देखो ध्यानपूर्वक, जब भी कभी सर्कुलर मोशन करवाते हो तो टेंशन का वर्क हमेशा होता है जीरो, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90, टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90। तो कभी भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो वर्क डन बाय द टेंशन हमेशा कितना होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना, 90, और वर्क डन होता क्या है, एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा है 90 तो वर्क कितना होगा, जीरो होगा। यानी कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय द टेंशन कितना, जीरो। यानी कि ये तो निपट गया सर। हाँ, अब कौन सा बचा, mg और सूडो। वाह सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है। अब बेटा बताना मुझे, ये अल्फा एंगल है, कौन सा एंगल है, अल्फा। तो एल का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एल कॉस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा टोटल, एल साइन अल्फा। मैंने तुम्हें बताया था कि यदि कांस्टेंट, ये ma कांस्टेंट है क्या, हाँ, अगर कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालना है बेटा, यदि कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालना है बेटा, तो फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखना पड़ेगा। तो फोर्स कितना है, ma, और ma के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, l साइन अल्फा। तो वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स जो होगा वो कितना होगा, MAL साइन अल्फा। बोलो कोई दिक्कत क्या, कोई भी दिक्कत क्या? तो ये हो जाएगा L cos अल्फा, L sin अल्फा, और हमेशा ये जो स्यूडो है वो इधर ही लग रहा है बेटा, ये कांस्टेंट फोर्स है, मैग्नीट्यूड भी ma है और डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, इसीलिए इसको s से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, क्योंकि एंगल जीरो हो गया, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे इस बार यार, वर्क डन होता है F डॉट एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेना होता है बेटा। तो यहां पे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स का वो L साइन अल्फा है। अगर इस चीज में किसी को दिक्कत हो रहा है तो बेटा वर्क पर एनर्जी डिवाइस करना पड़ेगा आपको। अच्छा, mg ने कितना ऊपर, mg नीचे लग रहा है और गया ऊपर कितना, यही हाइट तो गया। टोटल कितना था L, और ये कितना L cos अल्फा, तो ये कितना L माइनस L cos अल्फा। तो ये mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो mg के डायरेक्शन में कितना वर्क डन बता, mg कितना होगा, माइनस mg, और L कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस अल्फा। क्या ये तीनों वर्क तुम्हें सिखा दिया मैंने, वर्क निकालना भी, वर्क निकालना, वर्क डन बाय mg निकालना सिखा दिया मैंने, वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स सिखा दिया मैंने। बोलो बेटा, वर्क डन बाय द टेंशन सिखा दिया, इस क्वेश्चन से मैंने वर्क निकालना भी सिखा दिया, इस क्वेश्चन से मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम भी सिखा दिया तुम्हें, इस क्वेश्चन से मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम का भी एनालिसिस करवा दिया और बताया नेट फोर्स इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है, उसका भी एनालिसिस करवा दिया। और अब मेरा ध्यान है किस पे, फ्रॉम इक्वेशन 1,
वर्क डन बाय द टेंशन प्लस वर्क डन बाय द mg प्लस वर्क डन बाय द सूडो इज इक्वल टू 0। यस सर। तो बेटा मजा आ चुका है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वर्क डन बाय द टेंशन प्लस वर्क डन बाय द mg प्लस वर्क डन बाय द सूडो इज इक्वल टू 0। यस सर, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो वर्क डन बाय द टेंशन निपट चुका है सर 0। वर्क डन बाय द सूडो कितना हो चुका है MAL sin अल्फा, MAL sin अल्फा। और वर्क डन बाय द mg माइनस MGL इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस इज इक्वल टू 0। बोलो कितना मजा आया, आया बात समझ में? यस सर। ये सारा का सारा को उधर फेंका तो ये क्या हो गया MAL sin अल्फा इज इक्वल टू MGL इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अब इसमें देखो जरा सा, देखो बेटा ये दोनों निपट गया क्या, L और M, L और M निपट गया। बोलो हाँ है ना। तो हो गया A sin अल्फा इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। A sin अल्फा इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तुम्हें क्या ये आता है हाफ एंगल फॉर्मूला? आता है कि ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला सर साइन अल्फा जो होगा वो 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 होगा। यस सर। 1 माइनस कॉस अल्फा जो होगा वो होगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। यस सर। ये दो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला तुम्हें बिल्कुल आता होगा, थोड़ा रिवीजन कर लेना। हाफ एंगल फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। अच्छा, तो अब आप लिखोगे A इंटू 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। हाँ बेटा। और आप लिखोगे यहां पे G इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। हाँ बेटा। अच्छा, और ये 2 से 2 निपट गया। हाँ। साइन स्क्वायर में से एक साइन अल्फा बाय 2 निपट गया। हाँ। तो ये क्या बचा A cos alpha by 2 is equal to G sin alpha by 2 where alpha is the maximum deflection angle। और ये रहा मजा आता हुआ। इसके नीचे गया sin by cos, तो ये हो गया tan alpha by 2। और ये इसके नीचे गया, ये हो गया A by G। तो मैं लिखता हूं tan alpha by 2 is equal to A by G। therefore alpha by 2 is equal to अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ A by G। और देयरफॉर अल्फा विच इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ A by G। क्या ये चीज तुम्हें मजा दिया या नहीं दिया? फटाफट बताओ बेटा। और इसमें कितने इंफॉर्मेशन, कितना सारा कॉन्सेप्ट सीखा तुमने, ये भी बताओ। और कैसा लगा ये क्वेश्चन, ये भी बताओ। जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। तो आंसर क्या हुआ 2 tan इनवर्स ऑफ, देखो आंसर A by G। मजा तो आएगा जब तुम्हें दिखेगा 2 tan इनवर्स ऑफ A by G। ऑल्दो ये ऑप्शंस बनाने के लिए मैं बोल देता हूं, इसीलिए बढ़िया ऑप्शन बनाता जब मैं एक जगह ये लिख दा, तीनों जगह tan इनवर्स 2 का फैक्टर में देता। तो 2 tan इनवर्स A by G इज द राइट आंसर है बेटा। इस क्वेश्चन में एक एक चीज समझ में आया या नहीं आया बिल्कुल बताना बेटा। यस सर। हमें काफी ये चीज होता है कि कौन सा क्वेश्चन तुम उठाओ जिससे ढेर सारा इंफॉर्मेशन बच्चों को मिले। अब ये क्वेश्चन सोचो, तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी का पूरा रिवाइज करवा दिया या नहीं करवा दिया, वर्क डन सारा निकलवा दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करवा दिया, इक्विलिब्रियम का यूज करवा दिया, टेंशन मेंशन यूज करवा दिया, उसके बाद सबसे ट्रिगोनोमेट्री का 2-3 फॉर्मूला भी याद करवा दिया और फील भी करवाया कि किस तरीके से फिजिक्स अगर एक मैक्सिमम एंगल हो और इक्विलिब्रियम हो, यानी कि फिजिक्स में एक वर्ड चेंज करे तो पूरा फिजिक्स ही हिल जाता है। और उसका रियल फिजिकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा कुछ कितना ज्यादा तुम्हें मजा दे रहा है बिल्कुल बताओ बेटा। और ये ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन था हमारे लिए। अगला नेक्स्ट ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन फिर से आपके सामने रहा। जल्दी से पॉज कीजिए और फटाफट आंसर बताइए क्या आंसर आएगा। पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। मैं साइड भी हो जाता हूं। आप लोग हमेशा बोलते हो सर साइड नहीं होते रहते हो, दिक्कत होती है। लो साइड हो गया। ठीक, पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बेटा। अब मैं रीड करता हूं और मेरा टर्न आ चुका है। बोल रहे 2 bars okay of masses m1 and m2 connected by a non-deformed light spring rests on a horizontal plane। non-deformed का मतलब नेचुरल लेंथ पे कोई स्प्रिंग है,
नॉन डिफॉर्म मतलब कंप्रेशन भी नहीं है और एक्सटेंशन भी नहीं है। ठीक, बोल रहा है, दोबारा से सुनेंगे इस चीज को, बोल रहा है 2 बार्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। ये रहा मान लिया m1, ओके बहुत बढ़िया। और दूसरा बार के बारे में इसने क्या बोला, m2, ठीक है ये रहा, और ये रहा m1 और ये रहा m2, ठीक है बहुत बढ़िया। ये रहा, दोनों के बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो कि नेचुरल लेंथ पे है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन अभी तक मिला। मासेस है m1 एंड m2, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार्स एंड द सरफेस इज इक्वल टू म्यू। ओके, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, यानी कि ये फ्रिक्शनल सरफेस है। ये कैसा सरफेस है, फ्रिक्शनल सरफेस है, इसमें कुछ फ्रिक्शन भी है। बहुत बढ़िया बात है, मजा आने वाला है। यहाँ पे भी फ्रिक्शन है और यहाँ पे भी फ्रिक्शन है, मतलब सब जगह फ्रिक्शन इज एवरीवेयर। अच्छा, बोल रहा है इफ P इज द मिनिमम कांस्टेंट फोर्स दैट हैज टू बी अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू द बार ऑफ मास m1, यानी कि ये जो रहा अपने पास बेटा m1, इस m1 के ऊपर, और ये रहा m2, इसने बोला अ मिनिमम कांस्टेंट फोर्स P अप्लाइड, है ना, मिनिमम कांस्टेंट फोर्स P लगाया गया है इसके ऊपर। अच्छा, मिनिमम कांस्टेंट फोर्स P लगाया गया है इसके ऊपर, किसके ऊपर, m1 के ऊपर बेटा, किसके ऊपर, m1 के ऊपर। अच्छा, और ये कांस्टेंट फोर्स है, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि ये कांस्टेंट फोर्स है और ये मिनिमम है। अच्छा, फिजिक्स घुमा रहा है, देख रहे हो ना, अभी तुम्हें हिला देगा। ये मिनिमम है, सबसे छोटा कांस्टेंट फोर्स है, उससे छोटा कांस्टेंट फोर्स ऐसा नहीं अवेलेबल है जो अगले काम कराने के लिए। ठीक, फिर बोलता है इन ऑर्डर टू शिफ्ट द अदर बार, ये पीछे जो बार है इसको शिफ्ट करना है, थोड़ा सा हिला देना है, कहने का ये मतलब है। तो मिनिमम कांस्टेंट फोर्स P का वैल्यू क्या होगा, उसमें सारे ऑप्शंस हैं। यस सर, मिनिमम कांस्टेंट फोर्स P में सारे ऑप्शंस आपको दे रखा है। यहां पे m2, यहां पे m1, ये कांस्टेंट फोर्स P, ये मिनिमम फोर्स है। ओके, क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने कर लिया है। तो बोल रहा है इस ब्लॉक के ऊपर एक P, एक कांस्टेंट फोर्स लगाओ, जबकि फ्रिक्शन सब जगह है और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, कि पीछे वाला बार मूव कर जाए। ठीक, इसे मूव कराना है, यही तो है। और यहां पे फोर्स लगाना है, यहां पे फोर्स लगाओगे तो ये मूव करेगा, ये भी मूव करेगा और ये भी मूव करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो बेटा। तो तुमने बोला, मैंने नहीं बोला, तुमने बोला सर आपके पास एक नहीं 2 ब्लॉक है। हाँ बेटा, 2 ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक के बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। हाँ बेटा, बिल्कुल लगा हुआ है, वो नेचुरल लेंथ पे है। हाँ बेटा, तो सर जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया P, तो यहां पे एक फ्रिक्शन लगेगा इधर और यहां पे भी एक फ्रिक्शन लगेगा इधर। हाँ बेटा, इसका मास है m2 और इसका मास है m1, तो यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, यहाँ पे mg लगेगा, मजा बहुत आएगा। और ये फ्रिक्शन का 1 वैल्यू, ये फ्रिक्शन का 2 वैल्यू, यहाँ पे भी नॉर्मल लगेगा, यहाँ पे भी m2g लगेगा, यस सर, और यहाँ पे m1g लगेगा, यस सर, यहाँ पे नॉर्मल n1 लगेगा। ये फ्रिक्शन F2 जो है वो हो जाएगा म्यू इंटू n2। क्या हो जाएगा, म्यू इंटू n2, तो ये हो जाएगा म्यू m2g। हाँ, और ये फ्रिक्शन जो F1 है वो हो जाएगा म्यू m1g। तो ये फोर्स जो है इसको हिला देगा, ये तभी हिलेगा जब F2 फोर्स ब्रेक होगा। F2 फोर्स ब्रेक होगा, तो F2 फोर्स को कौन ब्रेक करेगा, ये वाला फोर्स। हाँ, तो मैं क्या लिखता हूं, इस M2 का FBD बना देता हूं। हाँ, ये रहा M2, बहुत सुंदर बात है। इसको पीछे वाले को हिलाना है, तो पीछे वाले को हिलाने के लिए यहाँ पे कौन सा फोर्स रहेगा, स्प्रिंग। तो मान लिया स्प्रिंग कुछ खुल गया होगा, मान लिया स्प्रिंग X खुल गया होगा, बोलो हाँ है ना। तो पीछे वाले को अगर घुमाना है M2 को, तो स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा होगा और फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा F2, जो कि किसके बराबर है, म्यू m2g के। तो जब ये kx जो है वो म्यू m2g के बराबर हो जाएगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये
तो मैं बोलूंगा ये M2 ब्लॉक जो पीछे वाला है ये ब्रेक होगा जब kx म्यू M2g के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया, जब kx म्यू M2g के बराबर होगा। फिर इसको देखा मैंने, किसको देखा? इसको देखा, मैंने देखा यहाँ पे kx, हाँ, और kx म्यू M2g के बराबर, हाँ, यहाँ पे F1, हाँ, F1 का मैंने एनालिसिस किया, यहाँ पे F1 जो कि है किसके बराबर? म्यू M1g के बराबर, और यहाँ पे kx जो कि है किसके बराबर? म्यू M2g के बराबर, हाँ सर, और यहाँ पे है p, तो मुझे इसे हिलाने के लिए p का वैल्यू कितना होना चाहिए? म्यू M1g प्लस म्यू M2g के बराबर होना चाहिए। और ये बोलते हुए तुमने आंसर किया होगा म्यू M1g प्लस म्यू M2g, जो कि फिर से गलत है बेटा। हाँ, ये क्या सर, सारा कुछ बताने के बाद गलत करवाते हो? बताता हूं मैं तुम्हें कि किस तरीके से एक स्टूडेंट सोचता है। इन जनरल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 6-7 इयर्स का आईआईटी के पढ़ाई में, मुझे ये पता चला क्लासरूम टीचिंग में कि जब मैं बच्चों को होमवर्क देता हूं तो वो इन सारे प्रॉब्लम्स में गलती करता है, वो ऐसे सोचता है और गलत करके आ जाता है। तो तुम्हें अब मैं हमेशा जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में भी मैंने यही चीज सिखाने की कोशिश करी तुम्हें कि स्टूडेंट्स कैसे कुछ ना कुछ लैक कर रहा होता है, कुछ ना कुछ छोड़ रहा होता है फिजिक्स को। अगर तुम उन चीजों पे ध्यान देने लगे और वो एक एक बेसिक चीजों को समझने लगे तो फिजिक्स बहुत ही मजेदार है यार, फिजिक्स बहुत ही मजेदार है। अगर तुम प्रीवियस प्रॉब्लम में ही मिनिमम पहले देख लिए होते, मैक्सिमम, तो तुम्हें पता चल जाता। जैसे ही तुम इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बना रहे होते इस क्वेश्चन में, तुम्हें पता चल जाता है अरे यार ये तो इक्विलिब्रियम का एंगल है, इक्विलिब्रियम में क्यों बनाऊंगा। जो लोग tan इनवर्स ऑफ a/g करने वाले होंगे वो सोचेंगे यार ये तो मैक्सिमम पूछा है, मैं इक्विलिब्रियम का एंगल tan इनवर्स a/g आंख बंद करके क्यों आंसर करूंगा बताओ। तो तुम्हें मैं ये सिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे फिजिक्स को समझना होता है, फिर डायग्राम बनाना होता है और फिर इक्वेशंस को लगाना होता है। फिजिक्स बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आसान है, बस आपको वो आसान चीजें बताने वाला होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि रियल में यार आसान चीज है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। सिमिलरली यहां पे ये जो आंसर मैंने इतना सारा मेहनत करके निकलवा दिया, ऑल्दो मैं इसका भी यूज करूंगा, मैंने फिर से बताया हमेशा मैं करता हूं यूज चीजों का। तो यह आंसर म्यू M1g प्लस म्यू M2g p के बराबर नहीं होगा क्या? नो। क्यों सर? क्योंकि आपने कुछ सोचा ही नहीं फिजिक्स यार, आपने सोचा ही नहीं पी का मिनिमम के बारे में। पी का मिनिमम का एनालिसिस किया क्या आपने? आप मुझे बताओ, ये जो एनालिसिस है इसमें कहीं भी पी के मिनिमम की कोई बात हुई है? नो सर। तो कैसे मैं बोल सकता हूं कि यही वो मिनिमम फोर्स है जिससे कि ये वाला ब्लॉक खुल जाएगा? क्योंकि ये तो बोल रहा है P इज द मिनिमम कांस्टेंट फोर्स, P इज द मिनिमम कांस्टेंट फोर्स दैट हैज टू अप्लाइड ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कहां हमने एनालिसिस किया कहीं पे भी P का, और मिनिमम की बात भी नहीं करी। ऐसे आंसर थोड़ी निकाल के कुछ भी रख देंगे। तो इसीलिए अब हमें समझ में आया ये आंसर सरासर गलत था सर, क्योंकि हमने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया प्रॉब्लम का। तो ये गलती करता है बच्चा, ये चीज में मुझे तुम्हें सिखाना है यार कि बच्चा गलती कहां करता है, क्यों वो प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाता है। ओके सर, समझ में आ रहा है। अब चलिए अब मैं बताता हूं सॉल्यूशन, यहीं पे बताता हूं। हमें पता चल चुका है कि ये सॉल्यूशन गलत है, तो अब ये रखता नहीं हूं मैं, तो तुम्हारे दिमाग का थोड़ा टेस्ट करवा रहा था और तुम्हें थोड़ा ट्रैक पे लाने की कोशिश करता हूं मैं हमेशा कि देखो कैसे प्रॉब्लम्स बनते हैं और कैसे तुम्हें उसी डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। ओके सर, चलिए देखिए, जैसे ही बेटा आप ये फोर्स लगाओगे, जैसे ही बेटा आप ये फोर्स लगाओगे P, तो मुझे इसको हिलाने के लिए तो कोई भी फोर्स लगा दो, टक, ये वाला ब्रेक होगा और इसका kx जिस टाइम पे इस पे जो फोर्स आएगा, ये जैसे ही फोर्स लगाओगे ये खिसकने लगेगा आगे, जब ये फोर्स म्यू M1g को ओवरकम करेगा, है ना। जिस इंस्टेंट पे ये वाला फोर्स म्यू M1g को ओवरकम करेगा, म्यू M1g को ओवरकम करेगा, उसी टाइम पे ये खिसकने लगेगा आगे। यस सर, बहुत ही बढ़िया। जब ये म्यू M1g को ओवरकम करेगा तो ये खिसकने लगेगा आगे। हाँ सर, बिल्कुल खिसकने लगेगा। तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा और ये kx स्प्रिंग का एक्सटेंशन जिस टाइम पे इसके फ्रिक्शन को ओवरकम कर देगा, उसी टाइम पे ये जस्ट स्लाइड होने की टेंडेंसी में आएगा। और तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, समझ ही रहे हो तुम, लेकिन हाँ हम बराबर जब बोलते हैं जस्ट स्लाइड करे या जस्ट स्किड करे कुछ ऐसा, तो दोनों को बराबर ही मानते हैं हमेशा, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, है ना। यस, तो वही किया मैंने, इसमें मान लिया कि अभी के टाइम पे x एक्सटेंशन है, जब ये
मूव किया, तो kx बराबर यही है, तो सही कर दिया मैंने कि x का वैल्यू जिस टाइम पे म्यू m2g/k हो जाएगा उस टाइम पे पीछे वाला ब्लॉक मूव कर जाएगा। ठीक, यस, चलो एक एनालिसिस सही कर चुका हूं मैं। अब मैं यहां पे देखता हूं, जब मैंने कोई भी एक छोटा सा फोर्स लगाया तो ये छोटा फोर्स यहां पे हिला, हाँ हिला, बहुत ही बढ़िया बात है। उसके चक्कर में क्या हुआ, म्यू एम जी से ज्यादा फोर्स लगाया तो ये हिला, तो ये स्प्रिंग में क्या हुआ, स्प्रिंग एक्सटेंशन होने लगा। हाँ, जैसे ही स्प्रिंग एक्सटेंशन खींचा, स्प्रिंग इधर खिंचाने लगा, तो ये पी का फोर्स में ये वाला फोर्स कम होने लगा। हाँ सर, ये भी बात है। अब ये वाला फोर्स मैं क्या करूं, ये तो फोर्स फिक्स्ड है, ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, फिक्स्ड फोर्स है, मुझे एक ही फोर्स लगाना है, मुझे वेरिएबल फोर्स नहीं लगाने हैं। लेकिन ये स्प्रिंग का फोर्स तो वेरिएबल है, स्प्रिंग का फोर्स तो वेरिएबल है, ये तो kx x पे डिपेंड कर रहा है, बोलो हाँ है ना। तो मैं कैसे सोचूं इसका फिजिक्स को कि मुझे ये पता चल जाए कि ये फोर्स मिनिमम कब होगा, ये मुझे तुमसे आंसर चाहिए। फटाफट कमेंट का लाइन लग जाना चाहिए बेटा। अगर तुम रियल में पढ़ते हो, 15,000 20,000 25,000 व्यूज आते हैं, तो कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर में 5,000 तो जरूर ही आना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे दिमाग लगा रहे होते हैं यार पढ़ने के टाइम पे। कितने बच्चे अभी हमारे पास और इंडिया में जो हैं, जो रियल आईआईटीएन बनना चाहते हैं, जो इसके पास रियल ब्रेन होता है, जो रियल में टीचर के साथ पढ़ रहे होते हैं, पता चल जाएगा अभी तुरंत। बताओ कि ऐसा में क्या, कुछ भी बताओ, सही या गलत कुछ भी हो सकता है बेटा, बताओ मुझे, और बताओ कि कैसा मजा आ रहा है क्वेश्चन को देख के। फील आ रहा है तुम्हें कि आईटी कैसे एक एक वर्ड पे क्वेश्चन फ्रेम करती है। मिनिमम बोल दिया और हिल रहे हैं हम तभी से। गेटिंग? यस। अब देखना जरा ध्यान से, मिनिमम का एनालिसिस अब मैं करता हूं बेटा। मैंने एक फोर्स लगाया, ये खिसका, और ये वाला ब्लॉक जो है तुरंत से ये पीछे लगने लगा फोर्स, है ना। तो ये ब्लॉक खिसका और आगे आया, थोड़ा सा आगे आया, तो स्प्रिंग जो है वो पीछे की तरफ खींचने लगा। हाँ, तो अब ये फोर्स और ये फोर्स एक टाइम पे अगर बराबर हो जाए, मैंने छोटा सा फोर्स लगाया तो धीरे धीरे ये एक्सटेंशन पैदा करके kx इसके बराबर हो जाए, सपोज करो, राइट। हाँ सर, kx इसके बराबर हो गया है, लेकिन क्या ये ब्लॉक तब तक कोई वेलोसिटी गेन करेगा या नहीं करेगा यार, ये बताओ। क्या ये ब्लॉक कोई वेलोसिटी गेन करेगा या नहीं करेगा, मुझे ये बताओ। हाँ सर, करेगा। जैसे ही आप म्यू m1g से ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी ये चलेगा, तो पक्का का पक्का आपका फोर्स तो म्यू m1g से ज्यादा होना चाहिए यार। हाँ सर, म्यू m1g से ज्यादा फोर्स लगाया तो उस टाइम पे ये ज्यादा है और फ्रिक्शन को ओवरकम कर गया, तो तुरंत से नेट फोर्स इधर लगने लगा। हाँ, नेट फोर्स इधर लगने लगा, मतलब ये ब्लॉक जो है वो एक्सेलरेट हो गया, ये ब्लॉक जो है वो एक्सेलरेट हो गया बेटा। तो ये वेलोसिटी गेन करने लगा। हाँ, वेलोसिटी गेन करने लगा है और फोर्स तुम लगाए हुए हो, तो ये वेलोसिटी गेन करने लगा, मतलब स्प्रिंग आगे खींचने लगा और ये रुका हुआ रहेगा, क्योंकि जब तक इस स्प्रिंग में ये वाला एक्सटेंशन ना पैदा हो जाए ये ना खुलेगा। नहीं खुलेगा सर, नहीं खुलेगा। तो ये वाला चीज जो होगा, ये जैसे ही वेलोसिटी गेन करेगा आगे जाएगा। सुनना बात को ध्यान से, अगर बीच में कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें ये वाला फोर्स और ये दोनों फोर्स मिलके इसके बराबर हो जाए, तो क्या ये उस टाइम पे रुक जाएगा? नो सर। फिर से वही एनालिसिस, उस टाइम पे ये नहीं रुकेगा, क्योंकि तब तक ये वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। अब क्या होगा? अब यहां पे बीच में एक सिचुएशन आया जब ये वाला फोर्स और ये स्प्रिंग और फ्रिक्शन दोनों मिलकर इसके बराबर हो गया, लेकिन क्या ये ब्लॉक रुका? नहीं रुका सर। तो ये और आगे जाएगा क्या? यस सर। जब ये और आगे जाने लगेगा तो ये स्प्रिंग को और खोलेगा बेटा, और खुलेगा ये स्प्रिंग। हाँ सर, ये स्प्रिंग और खुलेगा। जिस टाइम पे, अब सुनना मेरा बात, जिस टाइम पे ये वाला ब्लॉक का वेलोसिटी के चलते आगे जा रहा है, लेकिन स्प्रिंग और खुलेगा, तो अब पीछे का फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि इधर का फोर्स अब ज्यादा है, क्योंकि ये फोर्स तो फिक्स था। इस पॉइंट पे ये फोर्स बराबर हो चुका है और इसके बाद ये आगे जा रहा है, मतलब स्प्रिंग खुल रहा है, मतलब इधर का फोर्स अब ज्यादा होगा क्योंकि एक्स बढ़ रहा है। ये वाला फोर्स ज्यादा होने के चलते अब ये वेलोसिटी घटेगा।
अगर ये वेलोसिटी घटते घटते एक पॉइंट आया और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाए, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा उसी पॉइंट पे जैसे ही ये ब्लॉक का वेलोसिटी 0 हो, उसी पॉइंट पे ये वाला एक्चुअल में इतना एक्सटेंशन पैदा कर दे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? दोबारा सुनो बेटा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है यार, रियल क्वेश्चन है फिजिक्स का। जिस टाइम पे ये वाला ब्लॉक का वेलोसिटी 0 हो जाए, उसी टाइम पे अगर ये वाला स्प्रिंग इतना एक्सटेंशन पैदा कर दे, तो मैं बोलूंगा कि पहले भी इसका वेलोसिटी 0 था और अब भी इसका वेलोसिटी 0 है। पहले भी इसका वेलोसिटी 0 था और अब भी इसका वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब कि मेरा जो इस फोर्स का वर्क है वो कहीं खराब नहीं हुआ। मैंने किसी को काइनेटिक एनर्जी देने में वेस्ट नहीं किया एनर्जी। ये भी रुकेगा और ये रुका ही था। मतलब मेरा जो वर्क है वो कहीं लैप्स नहीं हुआ। और जिस टाइम पे इसका वेलोसिटी 0 है, उसी टाइम पे अगर ये वाला एक्सटेंशन इतना पैदा हो जाए तो ये भी हिल जाएगा। मेरा जो फोर्स का वर्क है वो कहीं खराब भी नहीं हुआ ज्यादा। अरे जितना फ्रिक्शन में खराब होना है वो तो होना ही होना है, उतना तो एनर्जी का लॉस होना ही है। लेकिन मैंने और कहीं काइनेटिक एनर्जी में अपने एनर्जी को नहीं दिया, अपने वर्क को किसी के काइनेटिक एनर्जी में नहीं बढ़ाया। तो ऐसा फोर्स जो ये काम करवा दे कि इसे मूव करवाए और इसे जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो उसी टाइम पे इसका एक्सटेंशन इतना करवा दे, वो फोर्स पक्का का पक्का मिनिमम फोर्स होगा सर। क्या ये एनालिसिस तुम में से सबको समझ में आया है नहीं आया मुझे बताओ। दोबारा सुनो, बताता हूं। मिनिमम फोर्स वो फोर्स होगा जिसका कि वर्क किसी के काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाए, राइट? वो तब संभव है जब मैंने जो फोर्स लगाया उससे ये खिसका एक टाइम बीच में आ जाए कि क्योंकि ये मिनिमम है, छोटा से छोटा फोर्स है। अरे बड़े फोर्स से तो तेजी से धक्का दो, ये खुल ही जाएगा कभी ना कभी, तो ये तो खुल ही जाएगा कभी ना कभी। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए क्वेश्चन थोड़ी फ्रेम हो रहा है, क्वेश्चन तो मिनिमम फोर्स के लिए फ्रेम हो रहा है। तो मिनिमम फोर्स वो होगा सर जब ये वाला ब्लॉक आगे आए, सुनना बात को ध्यान से, और एक ही टाइम पे ये स्प्रिंग वाला ये वाला फोर्स बराबर हो जाए। तो उसके लेकिन तब तक तो ये ज्यादा था, तो वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो रुकेगा नहीं, आगे जाएगा थोड़ा। जैसे ही आगे जाएगा ये और खुलेगा, अभी इसके बराबर ना हुआ हो, लेकिन ये खुलते जिस टाइम पे ये रुके उसी टाइम पे इसका एक्सटेंशन इसके बराबर हो जाए, तो ये स्लिप कर जाएगा और मेरा वर्क कहीं भी किसी के काइनेटिक एनर्जी में लैप्स नहीं हुआ। यस, यानी कि ये फोर्स उस टाइम पे मिनिमम होगा। क्या ये फील आया तुम्हें? अगर नहीं आया तो एक दो बार सुनो, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बच्चों को कम समझ में आता है। लेकिन मैंने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया है इस प्रॉब्लम का, ताकि तुम्हें रियल में फील आए कि एक्चुअल में फिजिक्स ये चीज है यार। अगर तुम समझ के करोगे तो यस मजा आएगा यार, बेहतरीन मजा आएगा फिजिक्स में। यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है सर। यानी कि मिनिमम फोर्स वो फोर्स होगा जब इसका वेलोसिटी 0 और 0 कर दे, राइट? तो अब इसका प्रॉपर एनालिसिस मैं कर देता हूं यहां पे। सर ये रहा आपका एक ब्लॉक, यहां पे रहा बीच में स्प्रिंग और यहां पे रहा एक ब्लॉक, ठीक है। ये स्प्रिंग में x नाम का एक्सटेंशन हुआ, तो ये वाला ब्लॉक जो है जस्ट स्लाइड कर गया, क्योंकि ये kx जो है वो म्यू m2g के बराबर हो गया, जिसको कि आपने सॉल्व करके रखा हुआ है x का वैल्यू, ठीक। अब ये वाला ब्लॉक शुरुआत में कहीं और था सर, ये वाला ब्लॉक शुरुआत में कहीं और था और नेचुरल लेंथ पे था। अब इसको खींचा, तो कितना खींचा? x खींचा। तो ये वाला p ब्लॉक p जो है वो कितना वर्क किया होगा? p इंटू x वर्क किया होगा। हाँ, फ्रिक्शन इसके ऊपर इधर लग रहा है, इस फ्रिक्शन का वैल्यू होगा म्यू m1g सर। तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया होगा? म्यू m1g माइनस x सर। हाँ, इनिशियल सिचुएशन में वेलोसिटी इसका भी 0 इसका भी 0, इनिशियल सिचुएशन। फाइनल सिचुएशन में इसका वेलोसिटी 0, ये जस्ट स्लाइड किया, और फाइनल सिचुएशन में इसका भी वेलोसिटी 0 हो जाए, क्योंकि मैंने एनालिसिस ऐसा ही कुछ किया। फॉर मिनिमम फोर्स इसका वेलोसिटी 0 होना चाहिए, और वो जो x है वो बिल्कुल म्यू m2g बाई k के बराबर होना चाहिए। वो जो x है वो x का वैल्यू कितना होना चाहिए? म्यू m2g बाई k के बराबर होना चाहिए। तो पक्का उस टाइम पे वो फोर्स होगा मिनिमम। हाँ सर, तो अब मैं लगाता हूं इस क्वेश्चन में बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम फिर से, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो तो बहुत ही बढ़िया सा थ्योरम है, और मैं तो इसे भगवान ही बोलता हूं भाई इस थ्योरम को, ठीक। तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? P, तो वर्क डन बाय द P प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन F1, क्योंकि F1 के अगेंस्ट ही गया है,
F2 का कोई भी वर्क नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो वर्क डन बाय द P प्लस वर्क डन बाय द F1 प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग बेटा इज इक्वल टू डेल्टा के ई। और डेल्टा के ई का मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल कितना? 0 0, इनिशियल कितना? 0 0, कहीं कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। 0 माइनस 0 ये हो गया 0। यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है सर। P ने कितना वर्क किया? P लग भी इधर रहा है और x ही खिंचाया है, वो x का वैल्यू ये रहा। हाँ, तो P का वर्क px, फ्रिक्शन का वर्क म्यू m1g इंटू x, माइनस लिखा क्योंकि फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, म्यू m1g इंटू x। स्प्रिंग का वर्क जरा ध्यान देना, स्प्रिंग में फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क निगेटिव होगा। ऑल्दो ये वेरिएबल फोर्स का वर्क है तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। तुम्हें शायद ये चीज पता हो, ये कितना होगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन बाय द स्प्रिंग। डन। वेरिएबल फोर्स, थोड़ा सा एलिमेंट लेंगे के एक्स डी एक्स और फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टर है ना आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल फोर्स का वर्क है। वर्क डन बाय द स्प्रिंग भी रिवीजन हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे? यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब यहाँ पे देखो, ये x सब जगह है, x कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया? p माइनस म्यू m1g, p माइनस म्यू m1g, x कॉमन, और ये माइनस हाफ k और ये इंटू x इज इक्वल टू 0। दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, है ना? तो ये 0 देके तो कुछ नहीं दिया, x का वैल्यू 0 शुरुआत में बोल रहा है ऐसा, तो ठीक है शुरुआत में 0 है, लेकिन ऐसा काम तो हुआ नहीं है, पीछे वाला नहीं, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल आंसर है इसका। ये 0 होगा। अब तो इसको मैं अगर यहां पे लिखूं, जरा देखना, तो लिखूंगा p माइनस म्यू m1g, p माइनस म्यू m1g माइनस हाफ के एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ सर, मुझे p का वैल्यू निकालना है, तो ये उधर गया, क्या हो जाएगा? म्यू m1g, और ये भी उधर गया प्लस हाफ k और इंटू एक्स। एक्स का वही वैल्यू होगा जो ये है और जिस टाइम पे ये मूव कर जाए। तो एक्स क्या है? म्यू m2g बाई k। एक्स क्या है? म्यू m2g बाई k। तो अब मजा आ चुका है हमें, ये और ये निपट चुका है, आंसर हो चुका है म्यू m1g प्लस म्यू m2g बाई 2। देखो ये मिनिमम की बात कर रहा है, अगर इसमें स्ट्रिंग लगा देते तब आंसर वही होता यार। खींचना दोनों को है, दोनों को खिंचाना है ना? देखो कितना बेहतरीन प्रॉब्लम बन गया है, खींचना दोनों को है, तो म्यू m1g यहां, म्यू m2g यहां, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? यहां पे म्यू m1g पूरा, लेकिन म्यू m2g का आधा। देखो बेटा, म्यू m1g पूरा और म्यू m2g का आधा, देखो कम, छोटा फोर्स लगा। पहले म्यू m1g प्लस म्यू m2g था, लेकिन इसका आधा ही एनालिसिस में यूज हो रहा है, किसीलिए ये मिनिमम फोर्स है सर। और आंसर में हमें समझ में आया कि यस, तो ये हो चुका है म्यू m1g, है ना, प्लस म्यू m2g बाई 2। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही समझ में आ गया। क्या तुम्हें फील आया? और इस क्वेश्चन में तुमने देखा कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम का फिजिकल एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है यूरोडोव का बच्चे, ठीक है, जिसमें कि हमने रियल फिजिक्स को देखा है, रियल सीखा है, और इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर करके आईआईटी पता नहीं कितने बार पूछी है क्वेश्चन भाई। तो आज मैंने उन सारे क्वेश्चंस को रखा है जो एक्चुअल में है तो यूरोडोव का ही, लेकिन आईआईटी ने उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर करके अपने मन से ऑप्शन बना बना के मोर देन वन बना दिया, कभी कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ, और ढेर सारे प्रॉब्लम पूछे हैं भाई लाइन से। तो एक और प्रॉब्लम अब देखेंगे, तुम मुझे बताना कि ये क्वेश्चन पूरा 100% समझ में आया नहीं आया, मजा आया नहीं आया, और तुम्हारा लेवल अप हो रहा है नहीं हो रहा है, तुम रियल फिजिक्स का एनालिसिस कर पा रहे हो वो भी खुश होके या नहीं, जरूर बताना बेटा। चलो फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं सर। तो इस तरीके के प्रॉब्लम मुझे कराना है। ये और खतरनाक सा एक क्वेश्चन है भाई साहब, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है यार। फिर से यूरोडोव का एक और बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, लेकिन इससे पहले ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा पहले यार। ये क्वेश्चन को जेईई ने कम से कम 6 to 7 टाइम्स पूछा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको जेईई ने 6 to 7 टाइम्स पूछा है अलग अलग तरीके से, और फिर से आ जाएगा, ऐसा मत समझना कि हो गया अब नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना ये, इसको बहुत बार पूछा गया है इसलिए।
ठीक है, तो देखेंगे पहले इस क्वेश्चन को बेटा। तो यहां पे देखिए जरा सा, इस क्वेश्चन को रीड करता हूं मैं, पॉज करके थोड़ा एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं तो कीजिए जल्दी से। अ बॉडी ऑफ मास m, अ बॉडी ऑफ मास m, ये रहा बॉडी जिसका मास m दे दिया क्वेश्चन वालों ने, ठीक है। स्लोली, ये लाइन फिर से एक बढ़िया फिजिक्स, स्लोली, ये सब चीज जब फिजिक्स में आया ना तो समझ लो कुछ फंसा रहा है क्वेश्चन वाला। स्लोली, ये स्लोली एक बढ़िया फिजिक्स को डिस्कस करता है, बताऊंगा अभी क्या। होल्ड अप द रफ हिल बाय अ फोर्स F, ये एक F फोर्स लगाया, ये एक रफ है, रफ सरफेस है। ये कैसा सरफेस है? ये रफ सरफेस है जिसका कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, मान लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इसने बोला रफ सरफेस है तो मान लिया फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। क्वेश्चन वाले ने नहीं दिया है, मान लिया मैंने, ठीक है। which at each point was directed along tangent to the hill, यानी कि एक ब्लॉक को मैंने क्या किया, यहां से शुरुआत किया इस ब्लॉक को उठाना, इस शुरुआत के ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया, बहुत ही स्लोली ला रहा हूं, स्लोली 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 स्लोली, और इसका कैसा भी एक रैंडम सा शेप है, देख रहे हो ना तुम, ये रैंडम सा शेप है, हाँ सर दिख रहा है हमें। तो यहां से ब्लॉक को उठा उठा के यहां तक मैंने लाया स्लोली, ये फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है और ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शन है इसके ऊपर भाई साहब। अच्छा, तो बोल रहा है वर्क डन बाय दिस फोर्स इज, ये फोर्स का वर्क क्या है। तो ऑप्शन देखने का तो अभी मतलब है नहीं, पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं, समझाता हूं क्वेश्चन को, ठीक है सर। चलिए, तो क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि ऐसा एक हॉरिजॉन्टल है और ऐसा एक वर्टिकल है, और यहाँ पे कैसा भी एक रैंडम सा शेप इसने बना दिया है क्वेश्चन वालों ने, और बोला है कि ये एक रफ सरफेस है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, और यहाँ पे एक ब्लॉक को इसने उठाया और इसके टेंजेंशियल फोर्स लगा के इसको ऐसे स्लोली ले जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, स्लोली ले जा रहा है बेटा। चलो ध्यान देना, मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए, 2-3 वर्ड पहले तुम्हें समझाता हूं। स्लोली का मतलब, जब भी कभी तुम्हें बोले स्लोली, इसका मतलब होता है कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन, या इसका दूसरा मतलब होता है विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। स्लोली का ये मतलब होता है, जैसे कि समझो, मान लो यहाँ पे ब्लॉक को लाया, कहीं पे भी एक जगह लाया, मान लो यहाँ पे ब्लॉक को लाया, ये मत सोचना कि मैं ढूंढ रहा था सीधा, मैंने यहाँ पे ब्लॉक को लाया किसी भी एक रैंडम जगह पे, तो रैंडम जगह पे ब्लॉक को लाया ये वाला, और ये बहुत ही स्मॉल सा डिस्टेंस है, ये बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल है, ds है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ठीक, जिसको कि मैंने मैग्नीफाइड फॉर्म में यहां पे दिखाया है, ठीक है सर। आपने ये वाला चीज को बोला ds और ये मैग्नीफाइड फॉर्म में आपने बनाया। अगर ये ds है तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो सर, और यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये ds है, ये एंगल मान लो थीटा सर, ये एंगल मान लो थीटा, थोड़ा और बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा यार, अदरवाइज मिक्स हो रहा है, खिचड़ी पक रही है। ये छोटे से ds को मैंने ऐसा लिखा है ना, वो बिल्कुल छोटा सा इनफाइनेटिसिमल स्मॉल है, ये इनफाइनेटिसिमल स्मॉल लेंथ है ds। अच्छा सर, सही समझ में आया मुझे। अब ये लेंथ को मैंने मान लिया कि कोई भी आर्बिट्री एंगल यहां पे थीटा बना रहा है, ठीक, सुनना बात को, कॉन्सेप्ट है बहुत ही बढ़िया। ये ds का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा ds cos थीटा, और एक ऊपर हो जाएगा ds sin थीटा। ds sin थीटा को मैं लिख सकता हूं dy, और ds cos थीटा को मैं लिख सकता हूं dx, लिख सकता हूं या नहीं? हाँ सर, ये ds है तो इधर x है और इधर y है, तो ds का एक कंपोनेंट ds cos थीटा और ये ds का दूसरा ds sin थीटा लिख लिया आपने, डन। यस, मैंने इस ब्लॉक के ऊपर एनालिसिस किया, ये छोटा सा इनफाइनेटिसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है बेटा, मैंने फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, जो क्वेश्चन वालों ने बोला F फोर्स लगा दिया। अब इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है जरा वो देखता हूं, ठीक, ये F फोर्स लगा दिया, तो इसका फिर से दूसरा डायग्राम बनाया और ये वाला F फोर्स लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर F फोर्स लगाया तो देखता हूं इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ये थीटा एंगल पे है तो एक फोर्स तो लग रहा है mg नीचे, ये हो चुका है नॉर्मल, mg और नॉर्मल के बीच का वही एंगल होता है जो इंक्लाइंड का होता है, तो मान लिया थीटा, तो ये हो गया mg cos थीटा और ये हो गया mg sin थीटा। पूरा ध्यान यहां होना चाहिए, मैं पहले बता दे रहा हूं भाई, फुल कंसंट्रेशन चाहिए, तब तुम्हें फील आएगा कि कर क्या रहा है मास्टर, समझ में आया नहीं आया, तो एक एक चीज फील आएगा तुम्हें, मैं बता दे रहा हूं बेटा, देखो कैसे ट्रीट कर रहा हूं क्वेश्चंस को, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन वालों ने, कैसे मैं इंफॉर्मेशन और निकाल रहा हूं क्वेश्चन से।
अब यहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा भाई, फ्रिक्शन तो होता है म्यू इंटू एन, म्यू मैंने म्यू मान लिया है, एन जो नॉर्मल है इस पॉइंट पे वो कितना है, सॉरी सॉरी कितना है बेटा, एन का वैल्यू mg cos थीटा, एन का वैल्यू कितना है बेटा mg cos थीटा। तो ये म्यू इंटू एन, तो फ्रिक्शन का वैल्यू नीचे की तरफ कितना होगा, म्यू mg cos थीटा। अब सुनना, अब इस क्वेश्चन वालों ने बोला कि इस ब्लॉक को वो स्लोली ले जा रहा है बेटा, क्या ले जा रहा है, स्लोली। तो स्लोली का एक्चुअल में मतलब होता है डेल्टा के ई जीरो विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं लाना है, अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं लाना है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को बराबर रखना चाहिए मुझे, यस। अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन उस चीज का जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा t, और अगर ये दोनों बराबर है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। हाँ, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना, जीरो होगा सर। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स कितना, जीरो। स्लोली का एक्चुअल में मतलब ये है कि अगर ये फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये जो फोर्स उधर लग रहा है और ये जो दोनों फोर्स नीचे लग रहा है, ये दोनों बराबर होंगे। ये कहां से आया, स्लोली से आया। इस वर्ड का ये मतलब था बेटा, एक छोटा सा वर्ड जो स्लोली था। अच्छा भाई साहब, ये बात है, बिल्कुल ये बात है बेटे। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने लिखा स्लोली का मतलब को यूज किया बेटा, और मैंने लिखा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। बोलो हाँ है ना, ये इस f के बराबर होगा। क्या ये लाइन को समझने में एक भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हुआ अभी तक? नो सर। तो अब बेटा यहां पे अगर मैंने इतना सारा ट्रीटमेंट कर दिया है, तो अब मैं देखना चाहता हूं कि ये फोर्स जो है mg sin थीटा प्लस म्यू mg sin थीटा, इसका एक छोटा सा वर्क कितना हुआ, क्योंकि ये तो बिल्कुल उल्टा सीधा बना रखा है, तो मुझे छोटा सा ही वर्क निकालना होगा, क्योंकि एंगल सब जगह अलग अलग होगा। यस सर। तो मैंने यहां से ब्लॉक को उठा के एक छोटा सा वर्क डन यहां से यहां तक करवाया, जो कि इनफाइनेटिसिमल स्मॉल वर्क है ना। तो अगर मैं छोटा सा वर्क dw बोलूं, इसके लिए dw निकालो, तो तुम क्या लिखोगे, f डॉट ds, है ना। हाँ सर, छोटा सा वर्क बोलो। और f और ds क्योंकि टेंजेंशियल ही लग रहा है, तो छोटे से वर्क में ये दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। हाँ, तो ये डॉट जो होगा वो cos 0 1 पैदा करेगा। यस सर। तो ये हो जाएगा f ds cos 0 1, तो f ds हो गया। हाँ, f का वैल्यू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा है। हाँ, तो एक छोटा सा वर्क डन dw जो होगा वो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इंटू ds के बराबर होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो dw को मैं क्या लिखूं, ये ds सब जगह लगा दूं, mg sin थीटा इंटू ds प्लस म्यू mg cos थीटा इंटू ds। क्या ऐसा लिख दूं? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हो। और मजा आ जाएगा जीवन का तुम्हें जब तुम देखोगे ds cos थीटा किसके बराबर है, dx के। हाँ सर। और ds sin थीटा किसके बराबर है, dy के। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं ds sin थीटा, क्या लिख सकता हूं, ds sin थीटा dy के बराबर है सर। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं बेटा mg इंटू dy? बोलो हाँ या ना। यस। क्या मैं इसे लिख सकता हूं बेटा म्यू mg इंटू dx? हाँ। अगर मुझे पूरा वर्क निकालना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा सर, इंटीग्रेट कर दूंगा सर, इंटीग्रेट कर दूंगा। जरा फोटो को देखो, जरा फोटो को देखो, ये dx तो एक छुटकी सा है इसके जस्ट नीचे वाला। तो अगर मैं इस dx को इंटीग्रेट करूंगा तो ये यहां तक। हाँ सर। मान लिया ये दूरी जो है वो कुछ है, क्या मानना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल में है ना।
और ये वर्टिकल में है, तो इसको मान लेता हूं क्या x, और इसको मान लेता हूं क्या h। मान लिया मैंने ये भी दूरी है ना। तो dx का जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो छोटा 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 एडिशन 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 कितना x देगा सर वो, और ये छोटा छोटा डिवाइड 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 यहां तक लाना है फाइनली बेटा स्लोली। तो dy का इंटीग्रेशन क्या देगा, h जो हाइट है। हाँ सर, तो अगर ये y का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 0 है तो ये कोई वर्क नहीं किया होगा, दोनों उस पॉइंट पे होंगे, ये वाला पॉइंट पे होगा, x और y दोनों 0, यहां से 0 और ये भी 0। जब ये x पहुंच जाएगा रियल x पे और ये h पहुंच जाएगा h पे, जब ये y पहुंच जाएगा h पे और ये x पहुंच जाएगा x पे, तो क्या ये टोटल वर्क डन कर दिया? यस सर। तो वर्क डन बाय द फोर्स इज गिवन बाय mg, dy का इंटीग्रेशन y लिमिट रखा है h माइनस 0, तो mg इंटू h प्लस म्यू mg इंटू x। तो ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन बना है। इस फोर्स का वर्क डन इस बात पे निर्भर ही नहीं कर रहा है कि इसका साइज शेप कैसा बना रखा है। अच्छा हाँ, वो तो सिर्फ इस बात पे निर्भर कर रहा है कि ये दूरी कितनी है और ये हाइट कितना है। इस कॉन्सेप्ट को कितना तरीके से पूछा जा सकता है वो अभी बताता हूं। तो एक तो सर आपने बता दिया वर्क डन एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सॉरी वर्टिकल में mgh और हॉरिजॉन्टल में म्यू mgx पे डिपेंड कर रहा है। यस, तो ये डेटा कितना बच्चा, बढ़िया बच्चा सब डायरेक्ट याद भी रखता है। अच्छा, यानी कि वर्क डन बाय द फोर्स तो शेप पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। हाँ, कैसा भी शेप हो जाए, कैसा भी शेप हो जाए, कैसा भी, वो आंसर मान लो ऐसा शेप हो जाए, पागल हो जाएगा बच्चा, सोचेगा ये क्या क्वेश्चन फ्रेम कर दिया आईआईटी ने, ऐसा शेप तो कभी जीवन में नहीं देखा था, और लिख देगा ये फ्रिक्शन है। सारा लैंग्वेज वही रखेगा, ऐसा शेप, और आंसर क्या होगा? अगर ये वाला मान लो डी है और अगर ये मान लो h है और इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, तो इसका भी वर्क डन बाय द फोर्स का आंसर क्या होगा बेटा? वही होगा जो अभी निकाला सर, म्यू mgd प्लस mgh इज द आंसर। अच्छा, कैसा भी शेप हो फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ बेटा, अभी तो यही सिखाया। यस, तो इसके बेसिस पे जब आपने ऑप्शंस को सुना और समझा तो देखो क्या आया। बोल रहा है इज, क्या बोला? वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी। क्या सही है? यस, अब समझ में आया होगा कि ऑप्शन कैसे बनता है। वर्क डन क्या ट्रेजेक्टरी के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा? कभी ऐसा हुआ है फ्रिक्शन का वर्क ट्रेजेक्टरी पे डिपेंड ना करा हो? हमेशा करता है बेटा, क्योंकि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और तुम देखोगे अच्छा फ्रिक्शन है और ट्रेजेक्टरी पे डिपेंड तो करेगा, फटाक से बोलोगे ये गलत है और निपट गए तुम। ये मोर देन वन ऑप्शन बनाया मैंने, इज इंडिपेंडेंट, नो, यस, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी, पहला ऑप्शन सही। बोला डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, गलत। ये डिपेंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल पे भी और वर्टिकल पे भी, हॉरिजॉन्टल पे भी और वर्टिकल पे भी, डिस्प्लेसमेंट का। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो ये हो गया गलत बेटा। ये बोला डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल बट इंडिपेंडेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल, गलत हो गया। अच्छा, बोला डिपेंड्स अपॉन बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस, यही डिस्प्लेसमेंट तो छोटा सा लिया था और dx एक्चुअल में ये और यही तो है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का ही तो कंपोनेंट है, ये वाला और ये वाला। हाँ जी सर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही निकल के आया। देखो कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। और ये तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बेटा, ऐसे ऐसे कम से कम 5-7 क्वेश्चन पूछा है पास्ट में आईआईटी ने, और एक नया क्वेश्चन देखो मोर देन वन बना दिया। डज नॉट डिपेंड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, गलत है। यस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे तो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, म्यू का फैक्टर है, तो ये गलत हो गया। आंसर हो गया ए एंड सी। और मजा आ गया जीवन का, मजा आया या नहीं आया मुझे बिल्कुल बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ बेटा, मजा आया या नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ। तो बेटा एक्चुअली ना क्वेश्चन से एक बहुत ही शानदार मैं तुम्हारे लिए रख रखा हूं यहाँ पे, और 2 क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन रख रखा हूं यार, बहुत ही बढ़िया मन था कराने का। ठीक, वैसे इसका फिजिक्स डिस्कस कर देता हूं थोड़ा। यहां पे क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्यूब है जिसमें से ये वाला ब्लॉक को छोड़ा, तो ये जैसे ही ट्यूब में 2 ब्लॉक है, समझ में आया, और इसको छोड़ोगे ना तो ये नीचे आएगा तो ये उछल जाएगा। क्वेश्चन मजा आया?
मजा आया नहीं आया? ये जैसे ही नीचे आएगा ये उछल जाएगा। आप फिजिक्स सोचो, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के ऊपर ये क्वेश्चन मैंने लिया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा से बता दूंगा, इसका आंसर आई थिंक ए आ जाएगा, तो तुम लोगों ने बोला था। और एक और क्वेश्चन जो मैंने रख रखा था वो भी कवर तो नहीं कर पाया हूं मैं, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन माना जाएगा यार। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है यार, ये बिना बताए तो नहीं होने वाला है। ट्राई मारना फिर से। ये सारे क्वेश्चंस आज मैंने यूरोडोव के ही रखे थे आपके लिए, लेकिन अब बेटा बहुत ही ज्यादा हो जाता है समय बताते बताते, तो मैं कवर नहीं कर पाता हूं, लेकिन करेंगे बेटा जैसा डिमांड होगा। अगर डिमांड आया कि नहीं सर ढेर सारे क्वेश्चन आए और बहुत सारे बच्चों का डिमांड आया, तब मेहनत बिल्कुल करूंगा बेटा, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, आपका नीड होगा तो हम पूरा बिल्कुल करेंगे। तो थैंक यू बच्चा लोग, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसा रहता है ये क्लास बिल्कुल बताना, एकदम मस्त मजा आता नहीं, और ये ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन कितना फील दिलाता है तुम्हें वो भी बताना। थैंक यू बच्चे, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।